हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आज आपकी मैम ने आपके लिए कुछ नया ही प्लान किया था, इसीलिए आपको आपके सुबह के सेशंस नहीं मिले थे। मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एकेडमिक क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। सैटरडे को मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आऊँगी इवनिंग 7 बजे, और इसके बाद में संडे को आपकी छुट्टी रहेगी जिसमें आप अपना रिवीजन और पढ़ाई कर सकेंगे। उसके बाद में जब आपकी डिमांड होगी और जब मुझे ऐसा महसूस होगा कि आपका कोर्स पीछे हो रहा है तो हम सैटरडे संडे को भी क्लासेस लगा करके एक्स्ट्रा क्लासेस करके उसे कंप्लीट कर लेंगे। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। तो हर सैटरडे मैं आपको कुछ स्पेशल सेशंस देने का प्लान कर रही हूँ। तो उन सेशंस में क्या क्या हो सकता है समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड ही बेसिक टिप्स दूंगी। मैथ्स, जैसे कि मैथ्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। शुरुआत में किसी ने मैथ्स ली, किसी ने नहीं भी ली, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स ज़्यादा पसंद नहीं होती, लेकिन उनके घर में कहा जाता है, या जैसा कि सभी को पता है कि कम से कम 10th तक मैथ्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको आगे कंपटीशन में जाना है तो कम से कम 10th की मैथ्स आनी चाहिए। और कुछ कंपटीशन ऐसे भी हैं जिनमें 12th तक की मैथ्स आपको आनी चाहिए, जैसे कि डिफेंस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मैथ्स पहले से ही छोड़ दी होती है, तो कंपटीशन में क्या होता है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि किसी ने 9th के बाद छोड़ दी, मतलब 8th के बाद में 9th 10th में नहीं ली, तो 8th तक वो लोग क्या करते हैं, उनको जाहिर सी बात है मैथ्स वही छोड़ेगा जिसको नहीं आती होगी, तो उसने ध्यान से नहीं पढ़ा, या फिर बहुत दिन हो गया है वो भूल गया। इसके अलावा कंपटीशन के अलावा भी, जैसे कि आपको 6th 7th 8th में कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपकी बेसिक होती हैं, बाद में उन्हें 9th 10th 11th 12th में अप्लाई करना होता है हमें अपने क्वेश्चंस में, तो हम भूल चुके होते हैं, या फिर कभी कभी हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया गया होता है। तो मैं क्या करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपके लिए ऐसी ही टिप्स और ऐसी ही ट्रिक्स लेकर के आऊँ हर सैटरडे। उसके अलावा मैं आपको जो भी टिप्स और ट्रिक्स लाऊंगी कोशिश करूंगी कि उसको 6th 7th 8th लेवल से लेकर 9th 10th फिर 11th 12th और उसके बाद हम कंपटीशन लेवल तक ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपका सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, मैंने आपको बताया कि अब मैं हर क्लास का आपको प्रीमियर दूंगी, तो इस क्लास को मैं पूरी कोशिश करूँगी 7 बजे सेट करने की। तो आप शाम को 7 बजे लाइव आइएगा, जिससे आप लाइव चैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने पहले से ही आप लोगों को सब जगह पर जानकारी दे दी थी, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, आज मैंने आपके लिए टॉपिक चुना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, जिन्हें आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस, यानी ऐसी इक्वेशन या ऐसे समीकरण जिनमें x की पावर 2 होती है। अब बेसिकली आपको ये क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं, क्लास 6th से। 6th में आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण सॉल्व कराए जाते हैं। 6th में द्विघात समीकरण नहीं होते हैं, 6th में होते हैं कुछ नॉर्मल छोटे समीकरण। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड जो NCERTs हैं उनमें हाँ द्विघात समीकरण आ जाते हैं, लेकिन जिनके यहाँ नॉर्मल बुक चलती हैं उनमें नहीं होता द्विघात। फिर 7th से द्विघात समीकरण आते हैं, 8th में आपको उनका और अच्छा बड़े क्वेश्चन मिलते हैं, 9th 10th में 9th में भी समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण पे ही एक चैप्टर है। उसके बाद 10th में आपको उनको कुछ अलग जगहों पे यूज़ करना होता है, जहाँ पर आपको किसी उसका मूल निकालना होता है। आपको मूल निकालने वाले क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे जब आप 10th पढ़ेंगे, और जिन्होंने 10th पढ़ लिया है वो समझ गए होंगे, तो उनको यूज़ होगा। फिर उसके बाद 11th और 12th में क्या होगा, ये इक्वेशंस यूज़ होंगी, और जो कंपटीशन है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी या जो आपको तरीका बताऊंगी वो 6th to 8th लेवल वाला होगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। किसी भी चीज़ को ट्रिक के माध्यम से तभी सीखा जा सकता है जब आपको पता हो कि उस ट्रिक के पीछे का कारण क्या है। डायरेक्ट किसी ट्रिक को अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं याद होगी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक जानेंगे कि इसका बेसिक क्या है। ये समीकरण जो होते हैं इनमें हमें x का मान निकालना होता है। अब इसी मान को जब हम आगे 9th 10th में चलते हैं तो मूल भी कहा जाता है। ठीक है, आपको अल्फा बीटा मूल निकालने को दिए जाते हैं, वो भी यही होते हैं। इनको सॉल्व करके आपको मान निकालना होता है x का। अब इसके आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो आपके पास एक नियम होता है जिसे आप श्रीधराचार्य रूल कहते हैं। श्रीधराचार्य
शृंखलाचार्य नियम या फॉर्मूला जो होता है वो होता है। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, मतलब जैसे आपने इसमें से कुछ चीज़ों को मैं अभी बताऊंगी कैसे सेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, उसे रखेंगे डायरेक्ट निकल आएगा। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो ये द्विघात समीकरण होता है ये पूरा नहीं बन रहा होता है, ठीक है, पूर्ण द्विघात समीकरण नहीं होता है, तो उस स्थिति में भी हम श्रीधराचार्य नियम से निकाल लेते हैं अपना आंसर। तो इसमें क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब फॉर्मूला आपका वैसे ही रहेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम से, या किसी से भी, ये आपका फॉर्मूला यही रहेगा। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारे इंडियन एक गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य जी, उन्होंने इस नियम को दिया था। अब हमें क्या करना है, इसमें अगर हम इस रूल से निकालना चाहें तो इसको बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बेसिक पे आते हैं। जब आपको 6th 7th 8th में इन समीकरणों को सॉल्व करना बताया जाता है, इक्वेशंस को, तो कैसे बताया जाता है, जो पीछे का थर्ड पोर्शन है और जो फर्स्ट है, यानी आपकी इक्वेशन आप देख रहे हैं प्लस प्लस लगा करके 3 टुकड़ों में है, 1 2 3 और इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो 1 2 3 3 टुकड़ों में आपकी इक्वेशन सेट है और इसमें पहले दूसरे तीसरे में से पहले और तीसरे का पहले हम गुणा कर लेते हैं। अब आप चाहें तो 6 का गुणा x स्क्वायर से कर सकते हैं, या इसके अलावा इससे अच्छा तरीका ये है कि आप x स्क्वायर के आगे इसका गुणांक देखें, इसका मल्टीपल क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो उसका मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पर x का मल्टीपल 5 है, यहाँ पर 6 के पीछे कुछ नहीं है और यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, क्योंकि जब आप x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 है। अब हम क्या करेंगे, 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 6, यानी हमें क्या करना है, फर्स्ट वाली जो डिजिट है उसका और थर्ड वाली डिजिट का मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके बाद जो आंसर आएगा इसको 2 ऐसे टुकड़ों में हमें बांटना है जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें ये अपनी बीच वाली डिजिट मिल जाए। तो बीच वाली डिजिट मिलने के लिए हम क्या करेंगे, और इसके जो पार्ट हमें करने हैं उनको इस तरह से पार्ट करना है, इस तरह से बांटना है कि हमें क्या करना है, उन दोनों पार्ट का गुणा करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले और जोड़ने या घटाने पर 5 मिले। तो अब हम कैसे करेंगे, 6 के कितने पार्ट हो सकते हैं, 1 6 हो सकता है, यानी 1 × 6 = 6, 2 3 हो सकता है, 3 2 हो सकता है और 6 1 हो सकता है। ये सारे पार्ट हो सकते हैं इसके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनमें से कौन सा पार्ट हमारा होगा आंसर। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम क्योंकि हमें +5 लाना है, ठीक है, आपको इसमें जो चिन्ह होते हैं उनको बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा सिंबल लगा है, +5 आपको लाना है। अब अगर हम 1 और 6 लें तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से 6 को माइनस करेंगे तब -5 आएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 2 से 3 को अगर ऐड करेंगे तो +5 आ जाएगा, ये हो सकता है। 3 और 2 को ऐड करने पे भी +5 हो सकता है और 6 से 1 को माइनस करने पे भी +5 हो सकता है। तो इतनी तो हमारी संभावनाएं बन गई, यानी लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नॉर्मली। हाँ तो बच्चों, हम आने वाले सारे वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर किस पर सही आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं 2 और 3 को जोड़ने पर हमारा 5 आ जाएगा, तो x² प्लस, अब 5x को हम क्या करेंगे, 2x + 3x लिख सकते हैं, 2x + 3x + 6 पीछे है = 0। अब हम क्या करते हैं, यानी आपने देखा कि ये 2x और 3x जब जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, तो यानी आपको 5x को बस 2 भागों में तोड़कर लिख देना है।
अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर, यानी हम पहले दूसरे, अब जैसे आपका ये जो द्विघातीय समीकरण था ये 3 स्टेप में था, अब ये देखिए 4 स्टेप में बट गया। और इसे 4 स्टेप में बांटते क्यों है? ताकि यहाँ से कुछ कॉमन ले सके हम पहले और दूसरे स्टेप से, और दूसरे और तीसरे स्टेप से भी कुछ कॉमन ले सकें। तो पहले और दूसरे से हम देखते हैं कि हम x कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ x स्क्वायर है, अगर x कॉमन ले लिया तो 1x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x कॉमन लेने पर केवल 2 बचेगा। उसके बाद में अब हम अपने पिछले वाले दोनों टर्म्स से कुछ कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखेंगे यहाँ तो x है पर यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। अब 3 कॉमन कैसे ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट आपको 3 दिया है, 3 आप हटा देंगे तो x बचेगा, प्लस यहाँ 3 नहीं है लेकिन 3 है, इसलिए क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2, तो उसमें से हमने जब 3 ले लिया तो बचा केवल 2। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये टर्म एक बना है जो ब्रैकेट के अंदर है, ये दोनों में कॉमन है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद जब हमने आगे वाले टर्म को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा केवल x, और जब यहाँ से पीछे वाले टर्म को भी कॉमन में आप जानते हैं एक ही बार लिखना है, तो लिखा हमने एक ही बार है, x + 2 जब यहाँ आ गया तो यहाँ बचा केवल +3 = 0। तो इसका क्या मतलब है, अब जब हम अपने x के मान निकालेंगे तो x + 3 गुणे x + 2 बराबर 0 होने का मतलब क्या है, या तो x + 2 बराबर 0 होगा, इफ x + 2 = 0, यानी आप जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं और बराबर में 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो पहली संख्या 0 होगी या फिर दूसरी 0 होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना 0 से गुणा किए किसी चीज़ को 0 नहीं बनाया सकता। जब भी कोई चीज़ 0 होती है तो उसका गुणा 0 से ज़रूर हुआ होता है। तो अब हम यहाँ पर हम क्लियरली नहीं जानते कि x का मान क्या है, तो हम कहेंगे क्या, एक बार x + 2 बराबर 0 रखेंगे। अगर x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, जो +2 इधर है जब बराबर के उस तरफ होगा तो -2 आ जाएगा, तो x का एक ये मान हो सकता है। या फिर यदि x + 3 बराबर 0 हो तो क्या हो सकता है, x = +3 जब उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, या तो x का मान -2 हो सकता है या फिर x का मान -3 हो सकता है। तो ये हो गया आपके द्विघातीय समीकरण को हल करने का वो तरीका जो आपको 6ठे, 7वें और 8वें में सिखाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम तरीका सीखेंगे अपना 9th और 10th वाला। मैंने आपको 6th, 7th, 8th में द्विघात समीकरणों यानी सेकेंड वेव इक्वेशंस को, सॉरी सेकेंड वेव नहीं, सेकेंड डिग्री, हर जगह दिमाग में सेकेंड वेव, थर्ड वेव ही चलता रहता है, कोविड ने इतना परेशान कर दिया सबको। तो सेकेंड डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया था 6th, 7th, 8th के मेथड से। अब हम चलते हैं अपने 9th और 10th वाले मेथड पे। 9th, 10th में बेसिकली आपको क्या करना होता है, उसे थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व करना होता है, तो आपको ये नियम पढ़ाया जाता है, श्रीधराचार्य नियम। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो A, B, C आप देख रहे हैं, बाकी तो 4 और 2 जो है ये आपके फिक्स नंबर हैं, इसके अलावा A, B, C को यूज़ किया गया है। अब ये A, B, C क्या है, जो A है वो x² का गुणांक है। x² का गुणांक का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ x², ठीक है, जिससे x² का गुणा किया गया है। उसके बाद B जो है वो x का गुणांक है, और C जो है वो, क्योंकि यहाँ पर कुछ और है ही नहीं, तो अचर संख्या है। अचर संख्या मतलब कांस्टेंट है ये, ठीक है। सॉरी, मैंने इसको 5 को और यानी A और B को x² के गुणांक को मैंने मल्टीपल बोल दिया, सॉरी मल्टीपल नहीं, कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये क्या होगा, A जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, B जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, और C जो होती है वो अचर संख्या है यानी कांस्टेंट है जो बदलती नहीं है। तो ना बदलने वाली संख्या क्या है, 6 है, क्योंकि 6 का मतलब क्या है कि उसका मान 6 ही रहेगा। जब आप 500 साल पहले कहते थे
6 चीज़ें, कोई भी 6 चीज़ें तो आपको 6 ही मिलती थी संख्या में, और 1000 साल बाद भी 6 ही मिलेंगी। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि 6 का मान किसी इक्वेशन में 5 ही के बराबर होगा, किसी में 3 के बराबर होगा, ये हमेशा 6 ही रहेगा। तो ये हो गई अचर संख्या। और अचर संख्या कौन सा वाला होती है, मैं आपको पहचान बता दूं, जिसके पीछे कहीं x आपको ना मिले। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास a क्या है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है। b की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, और जो c है हमारा कांस्टेंट वो है 6। अब अगर हम अपने इस फॉर्मूले में से पुट करें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अब मैं इधर से सॉल्व करती हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा। x की वैल्यू आएगी, पहले हम अपना फॉर्मूला नोट कर लें, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम एक एक चीज पुट करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं माइनस, फिर b की वैल्यू 5 है, फिर बीच में प्लस और माइनस लगाते हैं। ये दोनों एक साथ क्यों लगाते हैं हम आगे समझेंगे। फिर b का स्क्वायर करते हैं, तो आप जानते हैं 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 4 इंटू a की जगह पर हमारे पास 1 है और c की जगह पर 6 है अपॉन 2a की जगह पर 1 है। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, शायद आपके बोर्ड में इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करते हैं। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस, अब 4ac, तीनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 इंटू 4 क्या होगा 24, 6 गुणे 4 24 हो जाएगा अपॉन 2a जो है वो आपका सॉल्व होकर केवल 2 आ जाएगा। इसके बाद में हम इसे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 से 24 जब माइनस करेंगे तो केवल 1 बचेगा और बटे में 2। अब अंडर रूट 1 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, अंडर रूट 1 यानी 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब ये प्लस माइनस क्या है अब आपको समझना है। मैंने आपको पिछले जब यही क्वेश्चन आपको मैंने 6th 7th 8th वाले मेथड से बताया तो आपने देखा कि x की 2 वैल्यूज आ रही थी। आपने देखा कि x की एक वैल्यू आ रही थी -2 और एक आ रही थी -3। तो ये प्लस माइनस उन 2 वैल्यूज को निकालने के लिए, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि x के 2 मान आएंगे। आपको यहाँ पर देखना है x के ऊपर जितनी घात लगी होंगी, यानी जितनी घात का जिस ऑर्डर का आपका इक्वेशन होगा x के उतने ही पॉसिबल वेरिएबल उतने ही मान आएंगे। तो आपको क्या करना है, इसे स्टेप वाइज सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू, एक तो हम लेंगे जिसमें प्लस ले लेंगे, x इज इक्वल टू -5 प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, -5 से +1 को माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ के आगे अगर प्लस लगा हो दूसरी संख्या के आगे माइनस लगा हो तो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से विपरीत होते हैं, और विपरीत होने पर चिन्ह आपस में घट जाते हैं। तो -5 से 1 घटेगा तो -4 बचेगा बटे में 2। 2 से जब 4 को भाग करेंगे तो आ जाएगा -2। अब आपने देखा कि x का एक मान -2 वहाँ भी आ रहा था। अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट हम यहाँ हल कर लें। अब एक बार हमने प्लस ले लिया प्लस माइनस में से, अब माइनस ले लेंगे, तो -5 - 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू, आई होप आपको दिख रहा होगा, अभी तो दिख रहा है, -5 और -1। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 के आगे भी माइनस है, 1 के आगे भी माइनस है, तो दोनों चिन्ह जो हैं वो समान हैं और समान होने पर जुड़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जो भी चिन्ह है वो लगा रहता है, यानी है तो ये समान, जुड़ जाएंगे, 5 और 1 मिलके 6 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इनका जो नेचर है वो माइनस वाला है तो ये माइनस ही बने रहेंगे। तो 5 1 मिलकर के -6/2 बना लेंगे, और -2 से जब 6 को हम डिवाइड करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब आपने वहाँ भी देखा था कि x की एक वैल्यू -2 आई थी जबकि दूसरी -3 आई थी। तो आई होप आपको ये भी
तरीका समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसे भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट मेथड होगा 11th 12th क्लास के लिए और उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ ही 11th 12th वाला मेथड इसलिए बताना चाहा है क्योंकि आप जानते हैं कि 11वीं 12वीं के हिसाब से ये सेकेंड डिग्री इक्वेशंस जो हैं बहुत छोटी चीज़ होती हैं। बेसिकली आपको क्या करना होता है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू निकाल करके उसको रखना होता है और सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पर आपको ये सॉल्व, जैसे आप जानते हैं कि आपको रफ वर्क में ये मिलेगा, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, अचानक से वहाँ पे सेकेंड डिग्री इक्वेशन बन गई, तो आपको क्या करना है, x की मान निकाल करके उसमें रखने हैं। अब आपको वहाँ पर ये नहीं दिखाना है कि मैंने उसे कायदे से लिख करके अच्छे से समझा के सॉल्व किया है। आपको वो रफ वर्क करना है, कहीं पीछे जल्दी से गोद कर करना है, और आपको पता है कि आप उसे जितनी जल्दी कर लेंगे आपका टाइम क्या होगा, बच जाएगा, और उससे आप अच्छे क्वेश्चंस को, जो आपको छोटे छोटे 1-1 नंबर के क्वेश्चन दिए होते हैं, और मैं आपको बता दूं वो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि आप जब 10 नंबर का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या अक्सर ही उसमें आप कुछ ना कुछ जरूर गलत कर देते हैं या कहीं कुछ रह जाता है, तो उसमें आपको 6-7 नंबर मिलते हैं। पर 1 नंबर वाले में टीचर ये नहीं सोचता कि इसमें 1/5, 1/15, 1/49 दे दें, उसमें लगभग 1 या आधा तो कम से कम जरूर मिल जाता है नंबर, तो वो स्कोरिंग नंबर होते हैं। तो ये क्या करेगा, मेथड आपका टाइम बचाएगा। जहाँ पर भी आपको ऐसा हो, जहाँ भी कहीं भी आपको द्विघात समीकरण को हल करके डायरेक्ट x का मान रखना हो, वहाँ पे आप रफ में इस वर्क को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है हम जानते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो लगा हुआ नंबर होगा, यानी जो x² का कोफिशिएंट होगा, इसे हम a कहेंगे, जो x का कोफिशिएंट होगा ये b होगा, और जो हमारा अचर संख्या होगी वो c होगी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि x के जो मान है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो कब क्या मान होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसके लिए आपको, अगर कोई, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट हो तो आपको भले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, वरना आप ऐसे जो जिसे कहते हैं, आप ऐसे मन में मेंटल कैलकुलेशन से सॉल्व करके आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो c है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस कंडीशन में हमारा c पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं कि c पॉजिटिव होने पर क्या होगा और c नेगेटिव होने पर क्या होगा। ये हो गया c पॉजिटिव और ये हो गया c नेगेटिव। अब ये अभी आपको लग रहा है कि कोई टेबल बन रही है, याद करना है, पर आपको इसमें कुछ खास याद नहीं करना है, बस आप ऐसे ही समझ जाएंगे। अगर आपका c पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो दोनों मान आएंगे, x के दोनों मान, x के दोनों मान यानी दोनों वैल्यूज समान चिन्ह के होंगे, समान चिन्ह के होंगे। और अगर आपका जो c है वो नेगेटिव है तो x के दोनों मान विपरीत चिन्ह के होंगे। विपरीत चिन्ह के होंगे। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, समान चिन्ह का मतलब क्या है, दोनों मान या तो प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे। अब ये किस आधार पे होगा वो हम बाद में देखेंगे। और इस कंडीशन में एक ही चीज़ हो सकती है, या तो प्लस कॉमा माइनस होगा, हाँ, और दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि माइनस कॉमा प्लस होगा, यानी दोनों क्या होंगे, बदले हुए होंगे। या तो आपका पहला जो आएगा मान वो प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, इसमें पहला माइनस और दूसरा प्लस होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली, जो बड़ा वाला मान होता है उसे इधर और छोटे वाले को इधर लिखते हैं। तो हम इसमें मान लेंगे कि प्लस बड़ा है और माइनस छोटा है, दूसरी कंडीशन में माइनस वाला बड़ा हो सकता है, प्लस वाला छोटा। अब कैसे समझेंगे कि हमारा मान प्लस प्लस में आएगा या प्लस माइनस में आएगा, कैसे आएगा, वो हम देखेंगे b से। ठीक है, अगर आपका b पॉजिटिव है यानी b के आगे प्लस लगा है, तो जो आपके चिन्ह है वो नेगेटिव आएंगे। यानी इस कंडीशन में कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा आपको ये जानना है। तो अगर c पॉजिटिव है, अगर c पॉजिटिव है और b क्या है, b भी पॉजिटिव है,
तो मान नेगेटिव वाले आएंगे, और अगर बी नेगेटिव है तो मान जो है आपके वो पॉजिटिव वाले आएंगे। यानी आपको क्या याद रखना है, सी तो हमारा प्लस में होना ही चाहिए, और सी में प्लस होने में क्या होगा कि मान या तो प्लस प्लस हो सकता है या माइनस माइनस। प्लस प्लस कब होगा, जब बी माइनस होगा, और माइनस माइनस कब होगा, जब बी प्लस होगा। अब इस क्वेश्चन में हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको, और उसके बाद में अब ये तो हो गया चिन्ह का खेल। चिन्ह क्या होगा, अब मान होगा क्या ये भी तो समझना है, क्योंकि आप केवल चिन्ह ही तो लगा नहीं सकते। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मान क्या होगा, और फिर देखते हैं चिन्ह क्या होंगे। तो मान कैसे निकाला जाएगा, जैसे आपका b है, पहले आप b ले लीजिए, b की वैल्यू है 5, इसके 2 टुकड़े कर लीजिए, ऐसे टुकड़े जिनको गुणा करने पर 6 आए, या आप 6 ले सकते हैं और 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 5 आए। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके। जैसे पहले तरीके में मैंने आपको बताया था कि 6 लीजिए और 6 के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए जिनको क्या करना है, जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए। तो या फिर दूसरा तरीका है 5 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। तो 5 के हमने 2 टुकड़े ले लिए, 2 और 3। अब हमें अपने x के मान निकालने हैं। तो x का पहला मान हो सकता है, हम पहले अचर पद लिखेंगे 6, और 6 के बटे में एक बार 5 का पहला वाला मान लिख देंगे, फिर दूसरे बार में फिर अचर पद लिखेंगे और उसके बटे में दूसरा वाला मान लिख देंगे। तो ये तो हो गया हमारा मान। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कैसे पता करेंगे। आपने देखा कि इस कंडीशन में हमारा c क्या है, पॉजिटिव है, और जब हमारा c पॉजिटिव होता है तो x के दोनों मान समान चिन्ह के होते हैं, यानी इन दोनों मानों का चिन्ह क्या होगा, समान होगा। अब ये प्लस प्लस भी हो सकते हैं और माइनस माइनस भी हो सकते हैं। अब अगली कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा b माइनस है तो प्लस प्लस आएगा, अगर b प्लस है तो माइनस माइनस आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा b यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसलिए हमारे ये दोनों जो मान है वो क्या होंगे, माइनस माइनस में होंगे। और हमने जब इसे सॉल्व किया था तो देखा था कि 2 से 6 को जब आप भाग करेंगे तो आएगा -3, और 3 से 6 को भाग करेंगे तो आएगा -2। और आपने अपने पिछले जो मैंने इसे 6th 7th 8th वाले मेथड से समझाया था और फिर 9th 10th मेथड से समझाया था, तो आपने देखा था कि यही 2 मान आए थे, एक तो आया था -3 और एक आया था -2। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये मेथड पसंद भी आया होगा, उसके साथ आपको वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और हमें ये सेशन, ये सीरीज़ चालू रखनी है या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है, रिस्पांस ज़रूर दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। हर सैटरडे को आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए या नहीं। बच्चों, मैंने सोचा आपको मैंने C पॉजिटिव वाला केस तो दिखा दिया, अब एक केस हम C नेगेटिव वाला भी देख लेते हैं। अगर हमारा C नेगेटिव हो तो हमें कैसे द्विघात समीकरण को चुटकियों में सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतना लंबा मेथड है, पर मैंने ये सब लिखा है, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आपको समझना है 2 कंडीशन पहले हमारे पास है, C पॉजिटिव C नेगेटिव की। अगर C पॉजिटिव है तो सब क्या होगा, एक जैसे होंगे चिन्ह, अगर C नेगेटिव है तो चिन्ह बदले हुए होंगे। अब इधर देखेंगे कि प्लस प्लस कब होगा, B के माइनस होने पर दोनों मान प्लस होंगे और B के प्लस होने पर दोनों मान माइनस होंगे। अब C माइनस वाली कंडीशन में क्या होगा हम देखते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 कंडीशन है, एक में बड़ी संख्या होगी वो पॉजिटिव छोटी नेगेटिव, एक में बड़ी नेगेटिव छोटी पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। हम देख रहे हैं कि हमारे गिवन क्वेश्चन में C नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, 16 के ऐसे आपको 2 पार्ट करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। तो आप जानते हैं 8 दूनी 16, यानी 2 पार्ट क्या होंगे, 8 और 2। अब 8 2, ये तो 2 पार्ट हो गए 16 के, और 8 से 2 घटाने पर 6 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, C को लिख लेना है, यानी C को आपने लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, अब जो ये 2 पार्ट आए हैं इससे आपको इन्हें क्या करना है, डिवाइड कर देना है, क्योंकि चाहे आप लें 6 के पार्ट चाहे आप लें 16 के पार्ट, दोनों एक ही होंगे। अब इसमें हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि 6 को कैसे लिखा गया है, 1 + 5 लिखा गया है, 2 + 4 लिखा गया है, 3 + 3 लिखा गया है।
क्या लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे 16 के ही पार्ट करेंगे, 8 और 2। अब हमने पहले 16 को लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे इसे डिवाइड कर लेंगे, एक बार 8 से, एक बार 2 से। अब इसके बाद हम आते हैं अपने चिन्ह पर, यानी मान तो हमारे ये होंगे, अब चिन्ह क्या होगा, तो हमने देखा कि जब C नेगेटिव होगा तो दोनों मान विपरीत चिन्ह होंगे, ठीक है, विपरीत चिन्ह वाले होंगे, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। अब कौन सा पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा ये हमें कैसे समझना है। अगर हमारा B पॉजिटिव है तो जो बड़ी संख्या होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर प्लस जो आगे दिखाया है वो बड़ी संख्या है, जो पीछे दिखाया है वो छोटी है, यहाँ पर माइनस वाली बड़ी है, प्लस वाली छोटी है। तो अगर B पॉजिटिव है तो बड़ी संख्या पॉजिटिव, और अगर B नेगेटिव है तो बड़ी संख्या नेगेटिव। अब इस स्थिति में हमारा B क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, तो बड़ी संख्या हमारी पॉजिटिव होगी। अब इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, वैसे तो आपको 16/8 बड़ा लग रहा होगा, लेकिन 16/8 बड़ा नहीं है, क्योंकि जब भी हम किसी संख्या को, किसी निश्चित संख्या को 2 संख्याओं से भाग करें तो उसमें जो बड़ी संख्या से जब भाग किया जाएगा तो आंसर छोटा आएगा, और जब छोटी संख्या से भाग किया जाएगा तो आंसर बड़ा आएगा। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या से भाग करें तो हम खुद ही देख लेंगे कि जब हम 8 से 16 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, और जब 2 से 16 को भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस स्थिति में आपने देखा कि छोटी वाली संख्या से भाग करने पर मान बड़ा आया। तो क्योंकि हमारा B पॉजिटिव है तो हमारी बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी, तो बड़ी संख्या हो गई पॉजिटिव और छोटी संख्या हो गई नेगेटिव, और यही x के 2 मान हो गए। अगर यहाँ पर हमारा B क्या होता, नेगेटिव होता, तो हमारी संख्या क्या होती, बड़ी वाली संख्या हमारी नेगेटिव हो जाती। अब वो कैसे होती मैं अभी आपको बता दूंगी, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं इधर इरेज करके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, और ना लिया हो तो आप एक बार वीडियो को बैक करके इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। अब इसी कंडीशन में अगर हमारा ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन पॉसिबल है या नहीं, मैं देखती हूँ, एक क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। हाँ, तो हमारा पॉसिबल क्वेश्चन यही है, बस इसमें यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो अब मैंने आपको बताया था आपको सब कुछ वैसे ही करना है। पहले आपको C को नोट कर लेना है, फिर C के 2 भाग हमने किए थे 8 और 2, इनसे इसको भाग कर देना है। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमने देखा कि हमारा C नेगेटिव है, और C नेगेटिव होने का मतलब है कि जो दोनों मान आएंगे उनका मान क्या होगा, चिन्ह क्या होंगे, बदले हुए होंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब हमने देखा था कि जब हमारा B पॉजिटिव था तो बड़ी संख्या पॉजिटिव थी। अब इसमें हमारा B नेगेटिव है तो बड़ी संख्या क्या होगी, नेगेटिव होगी, और बड़ी संख्या क्या होगी जिसे हम 2 से भाग कर रहे हैं। 8 से 16 को भाग करेंगे तो +2 आएगा, और 2 से 16 को भाग करेंगे तो -8 आएगा। अब ये कैसे होगा, आप ऐसे ही सोचिए, जब -8x से प्लस का 2x घटेगा तभी माइनस का 6x आएगा, और इस स्थिति में जब प्लस के 8x से माइनस का 2x घटेगा तो 8 से 2 प्लस से माइनस घटने पर प्लस में उत्तर आएगा +6x। तो आई होप बच्चों आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज 11th और 12th क्लास के लिए भी। और आई होप आप सब बताएंगे कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। और प्लीज़ तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, आधे पर मत छोड़ा कीजिए। आप लोग शुरुआत में देखकर ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।